भैया जो आंदोलन देखिए, जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उनको करने, मेरा ओपिनियन बिल्कुल जो महिला आरक्षण लागू हुआ है वो ठीक है, होना चाहिए, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन करने वाले जो बेवकूफ लोग हैं उनको ना महिला आरक्षण से मतलब है ना महिलाओं की स्थिति से मतलब है। उनको मतलब है कि इसमें राजनीति होता रहे, कुछ ना कुछ करके इसी में अपना रोटी सेकते रहे। भाई जो लोग आज कह रहे हैं कि इसमें महिला में ओबीसी का अलग से होना चाहिए, ठीक है, पहले आरक्षण आने दीजिए, फिर लागू कर दीजिएगा। और उनसे जरा पूछिए तो कि आप अपने पार्टी में कितने महिला ओबीसी को आपने टिकट दिया है, जरा पूछिए तो। अगर सिर्फ जाति पर ही पूरे बिहार में वोट पड़ता तो मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता? मोदी जी की जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। जो मुसलमान समाज के लोग हैं ये तो जाति पर नहीं वोट दे रहे हैं, ये लालटेन को क्यों वोट दे रहे हैं? बिहार में वोट 4 वजह से पड़ता है। पहला जाति है, दूसरा धर्म है, हिंदू मुसलमान है, तीसरा लालू जी के डर से लोग भाजपा को वोट देते हैं, और चौथा जो मुसलमान समाज है ये लोग भाजपा के डर से लालटेन को वोट देते हैं। इनको ना जाति से मतलब है ना इनको काम से मतलब है, इनको इससे मतलब है कि भाजपा हारनी चाहिए। वैसे ही समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है भैया कुछ हो जाए लालू नहीं जीतना चाहिए, इसलिए जाके आप भाजपा को वोट देते हैं। तो भाजपा का अगर विधायक काम नहीं भी किया है, आपकी बात नहीं भी सुनी है, तो भी आप लालटेन के डर से उसको वोट देते हैं। विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। हम आप साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक कानून की बात बोलता है। एक देश एक कानून। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956, जिसके तहत दिल्ली एम्स और यह तय किया गया उस समय कि चाहे पटना हो, भोपाल हो, ऋषिकेश हो, जोधपुर हो, भुवनेश्वर हो, रायपुर हो, ये सब एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना। लेकिन केंद्र की जुमलेबाज सरकार ने एक्ट में संशोधन कर दिया। डायरेक्टर के पद को पदक्रमित करके उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। सवाल नंबर 1 कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आई मैनेजमेंट है, IIT है, दूसरी संस्थाएं हैं, वहां तो डायरेक्टर का पद है, तो आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद एक्ट में संशोधन करके कैसे कर दिया? और उसके पीछे मंशा क्या आपकी है? ये आंकड़े बताते हैं। एम्स नई दिल्ली 216 एकड़ में बना हुआ है, उसका मानव स्वीकृत बल है 11,627 और बेड है 1,637। एम्स पटना 100 एकड़ में स्वीकृत मानव बल मात्र 4,089, बेड है 960। एम्स देवघर बाबा भोले को भी नहीं बख्शता है, महादेव का पर भी लग गया, 236 एकड़ जमीन लिया और बेड है कितना 750, 1,153। एम्स दरभंगा जिसके लिए ये लोग चीख को मचा रहे हैं, बेड मात्र स्वीकृत कितना है 760, कुल लागत 1250 करोड़। तो बताइए तो इससे ज्यादा बेड तो DMCH में आज है 1030। तो एक देश एक कानून हो गया, तो अलग अलग एम्स में अलग अलग बेड क्यों, अलग अलग मानव बल क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। और अभी आपको वीडियो दिखाया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी है, सनातन धर्म के तथाकथित अलबमदार। 12 अगस्त 2023 श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी दिन
श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी को कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया। 12 अगस्त एकादशी ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि दरभंगा में बिहार सरकार द्वारा दी गई बढ़ती भूमि एम्स निर्माण के लिए सही नहीं है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ये लोग को सनातन धर्म के हिसाब से बताना पड़ेगा। 16 सितंबर 2023 सहकारिता मंत्री अमित शाह कहते हैं कि दरभंगा एम्स के लिए जो जमीन दी गई वह गड्ढा है, इसके लिए एम्स का निर्माण रुक गया। 25 सितंबर 2023 फिर एकादशी आ जाता है। गोपाल जी ठाकुर कहते हैं एम्स बनाने पर कोई ऐतराज नहीं है, बिहार सरकार जहां चाहती है वहीं एम्स बनेगा। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दरभंगा एम्स को रोकने की एक सुनियोजित साजिश वहां के एक स्थानीय सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सुनियोजित तरीके से मिथिलांचल का अपमान करने के लिए, मिथिला की लोगों की भावना का अपमान करने के लिए एम्स को रोकने की कवायद की थी। इसमें कौन सही है, कौन बड़ा राजनीतिक जालसाज है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं एम्स खुल गया, सहकारिता मंत्री कह रहे हैं वहां गड्ढा एम्स नहीं बनेगा, उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो जमीन दी गई वो सही नहीं है, वहां के सांसद कह रहे हैं कि जहां सरकार देगी जमीन वहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, वो हरियाणा नहीं गए और कल दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने चले गए। 5 साल तो नहीं गए, तो इसका अर्थ कदापि नहीं कि वो बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं, बल्कि राजद कांग्रेस को डराते हैं। जब हमारे साथ थे तो उस समय भी वो कांग्रेस के नज़दीकी होने का और ढोंग रचते थे और डराते थे बीजेपी को कि अगर गड़बड़ करोगे तो मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूँ। तो कल उनका जाना ये बीजेपी को नहीं बल्कि राजद कांग्रेस को ये धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि कुछ नहीं बनाओगे, अगर महागठबंधन में महत्व नहीं दोगे तो मैं फिर बीजेपी के साथ जा सकता हूँ। लेकिन देखिए, अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जदयू के अधिकांश विधायक, सांसद, अगर आप उनसे व्यक्तिगत पूछिए तो कोई भी महागठबंधन से खुश नहीं है। कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने से खुश नहीं है। वो अधिकांश लोग चाहते हैं कि फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले जाएं और भाजपा जदयू की सरकार बने। लेकिन अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, इसलिए कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और ये जो डराते रहते, तो अब राजद और कांग्रेस को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो चुका है। तो कुछ लोग चाहते हैं, आपने कहा था कि गवर्नर बना दिया देखिए, गठबंधन टूटने के पहले भी उनके लोगों का मैसेज आता था और अभी भी उनके लोगों का मैसेज आता है कि कुछ बना दीजिए, कुछ ओहदा दे दीजिए, गवर्नर बना दीजिए तो मामला जम सकता है। अब क्यों बनाएगी बीजेपी? जिसके पास अब वोट की क्षमता नहीं रहेगी उसको हम क्यों बनाए राज्यपाल या कुछ भी क्यों बनाए? इसलिए कोई भी ऑफर बीजेपी अपनी ओर से देने के लिए तैयार नहीं है, न उनकी ओर से भी कोई बात अगर आ रही तो हम लोगों ने साफ बता दिया कि कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो जहाँ हैं वहीं रहें, उसी गठबंधन में रहें। अब इधर झांके भी ना, इधर कोई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। ये मान के चले कि बीजेपी डर गई, ये मान के चलिए। अच्छा, आपको लगता है कि अब जिस तरह से एआईएडीएमके भी हट रही है, बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, बीजेपी का साथ धीरे सब छोड़ रहे हैं, जो एनडीए में तमाम दल थे? बीजेपी को पूछ कौन रहा है? आम आदमी से पूछे ना, बीजेपी को कौन पूछ रहा है? आप चलते हैं सड़क पर तो बीजेपी के बारे में लोग क्या कहते हैं? आप भी लोगों से मिलते रहते हैं, देखते हैं, तो लोग बीजेपी के बारे में क्या कर रहे हैं? बीजेपी के बारे में क्या कर रहे हैं लोग से नहीं पूछ रहे हैं। आप बताइए ना, आप भी घूमते हैं, बहुत लोग बताते हैं। आप नहीं घूमते हैं सब जगह माइक लेके? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी का फोन आया और उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि रणबीर नंदन जी, आपके मन में क्या है? आप रहना चाहते हैं कि कहीं दूसरे जगह जाना चाहते हैं?
मैंने पूछा कि भाई आखिर ऐसा क्वेश्चन क्यों हो रहा है, इस तरह का प्रश्न क्यों हो रहा है। तो नहीं, आप जो है नीतीश जी के विषय में आपने बोल दिया, दो बार आपका बयान आया, क्योंकि 2 बार बयान आया। तो एक बार था कि G20 की मीटिंग में जब इतना बड़ा देश के सामने इतने राष्ट्र के अध्यक्ष लोग आए, एक फोटो वायरल हुआ और जदयू के बहुत से कार्यकर्ताओं ने उस फोटो को वायरल किया, जिसमें मानवर नीतीश जी, मानवर नरेंद्र मोदी जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और झारखंड के मुख्यमंत्री जी का फोटो उसमें था। तो फिर मैंने भी उस पर अपना मंतव्य दिया कि भाई 2 तरह का मैंने मंतव्य दिया। एक दिया कि राहुल गांधी का आजकल फैशन हो गया, राहुल गांधी आजकल विदेश में जाकर भारत की बातों को, आंतरिक बातों को बोलते हैं, उनकी आदत हो गई। आप उनके बयान को लीजिएगा तो वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्शन उस पर था कि राहुल गांधी जी को देश के इंटरनल मामले को बाहर में नहीं उजागर करना चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की संसद का चुनाव भारतीय जनता के बीच में होता है, वो ब्रिटिश नागरिक के बीच में नहीं होता है। वहाँ कोई वोटर वोटर नहीं है, होना चाहिए यहाँ पर। एक दूसरा कि हमारे नेता मतलब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों महान ईमानदार नेता हैं, उनके ईमानदारी पर कहीं कोई शक नहीं। दोनों वंशवाद से नहीं आए हुए, इनके पूर्वज भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, आगे भी कोई राजनीति में नहीं आने वाले। और तीसरा कि दोनों ने अथक मेहनत करके विकास किया है। तो ये दोनों नेताओं के बीच बहुत साम्य है, सिमिलरिटी है। यदि ये दोनों नेता भारत का विकास एक साथ करें तो देश बहुत आगे जाएगा। हमने नहीं बोला है तो नहीं, आपने क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। हम कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमको कुछ नहीं कहा कि हमको क्या बोलना चाहिए, एक बार आ जाता। तो नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इसमें बोलेंगे हम इस कारण कि मैं यहाँ हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण, उनके अनुकंपा पर पार्टी में भी वही हमको लाए, पार्टी में भी हमको जगह वही दी, और आज भी मैं उनसे भावनात्मक रूप से मैं जुड़ा हुआ। तो क्या आपने बातचीत की मंत्री? नहीं, हमारी बात नहीं है। तो इसलिए मैं तो अटैच हूँ डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, और किसी का कोई स्थान नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो हैं वो तो आप RCP सिंह के निकवाही करते थे, आप लोग निकवाही में बैठे रहते थे। तब आपको बता देते हैं सारे मीडिया को कि RCP सिंह के यहाँ लल्ले सिंह 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहते थे। तो पूरा मतलब जब केंद्र में मंत्री नहीं बने उसके बाद ये झंझट शुरू हुआ। आगे की रणनीति क्या है सर? तो इस झंझट में जरा पूरी बात सुन लीजिए, अब बीच में ना टोक देते हैं, पूरा बात सुन लीजिए। इस झंझट में आम कार्यकर्ता को, आम जदयू के कार्यकर्ता को क्या मतलब है कि बड़े नेता के बीच में क्या डिस्प्यूट है। तो आप बैठे रहते थे 4 घंटा 5 घंटा, तो ये आप समझिए। और जब हमने देखा कि तलखी है स्वर में, तो मैंने डिसाइड किया कि अब हमको 1 मिनट भी नहीं रहना है जनता दल यूनाइटेड में, तो मैंने इस्तीफा कर दिया। और बात हो रही है मेरे कंट्रीब्यूशन, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर कि मैंने जदयू के फेवर में 3-4 गो किताब हो जाएगा। हम वैसा प्रवक्ता नहीं रहे कि चारों तरफ से आए, असम के भोंभी लेके अपना शुरू कर दिए। हम जनता के बीच 10 गो कार्यक्रम करके तब हम आते थे, हम ऐसे कार्य करता रहे। तो इसलिए हमने इसी कारण अपना इस्तीफा दे दिया। आगे क्या कुछ करेंगे? अब आगे 2 तारीख को स्पष्ट करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर जब आप लोग को बुलाएंगे तब बातों को रखेंगे। और कोई ना है भाई, देख लो जरा सा की स्थिति के बारे में मोदी जी ने कहा है, वह बिल्कुल ठीक कहा है। जेडीयू के अंदर बिल्कुल
एकदम सब लोग कहीं ना कहीं संपर्क आप में। मान रहे हैं कि बड़ी टूट होगी जल्द नीतीश कुमार का जो रवैया रहा? देखिए, एक बार टूट हो न हो, टुकड़ा टुकड़ा में हो, लेकिन टूट निश्चित है, इसमें कहीं कोई नीतीश शंका कुमार तो नहीं। यहाँ चले हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबको अभी और लोगों को एकजुट करेंगे, सबको साथ लाएंगे। देखिए, नीतीश जी अब गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, ऐसा लगता है उनके बयानों से। आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश जी जब से चलना शुरू उन्होंने किया है, तब से उनकी पार्टी ही समाप्त है, उनका जनाधार उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश जी जो भी दावा करें, इसका कोई मतलब नहीं। तो आपको लगता है कि आरजेडी के साथ भविष्य नहीं है बिहार में? बिल्कुल नहीं है। आरजेडी के साथ न तो नीतीश जी की पार्टी का भविष्य है और न बिहार का भविष्य है, जो बार बार हम बोलते रहे। आपकी बात हो गई है सर, आदमी जो है बीजेपी के पास गए थे और राज्यपाल बनाने को लेकर बात कर रहे थे, क्या इसकी कोई बात है सर जेडीयू? अरे हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जेडीयू के बड़े से बड़े नेता, अपवाद एक दो हो सकते हैं, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं कोई जेडीयू के संपर्क में, कोई और पार्टी के संपर्क में, कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं ही, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू अब समाप्त लगभग हो चुकी है। जेडीयू की नैया पर सवार होकर के चुनाव की बैतरनी पार नहीं करना संभव है, तो सब लोगों ने अपना अपना कनेक्शन लगा कर रखा है। तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? सुशील मोदी जी ने कहा है तो ठीक ही कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 90% लोग जो संपर्क में हैं और अगर वो आते हैं तो बिहार बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना है नीतीश जी को लेने से। अब ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। कैबिनेट ये तय माना जा रहा था कि आप भी जा रहे हैं उधर ही एनडीए की तरफ ही, लेकिन अभी तक आप बता नहीं रहे हैं। एनडीए में तो हम हैं ही, बताने का कहाँ मामला है। एनडीए में तो ऑफिशियल हम बोल चुके हैं कई बार, एनडीए में तो हमारी पार्टी शामिल हो गई है। लेकिन आप लोग की तरफ भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ अब हुआ वो नहीं? तो अलग विषय है, कब होगा बताएंगे। कुछ डिमांड रहेगी क्या?